नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, चुनाव जीतने के लिए बीजेपी किस तरह के हथकंडे अपना सकती है और सियासत का स्तर कितना नीचे जा सकता है, इसका आज एक और उदाहरण देखने को मिला है। आप जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट से गुजरात मामले में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिल गई है और इसके बाद गुजरात एटीएस ने दंगा पीड़ितों की आवाज उठाने वाली मशहूर वकील और सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तार कर लिया था। अब उनकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए एटीएस ने एक गंभीर आरोप उन पर मढ़ा है कि वो अहमद पटेल के कहने पर गुजरात सरकार के खिलाफ साजिश कर रही थी। सियासत में सत्ता को गिराने या उसके खिलाफ साजिश रचने के आरोप नए नहीं हैं दोस्तों, लेकिन इस बार खास बात यह है कि एटीएस ने ये आरोप तब लगाए हैं जब गुजरात में चुनावी हलचल शुरू हो चुकी है और बीजेपी को इस बार अपनी सत्ता हिलती दिख रही है। आप याद कीजिए कि पिछली बार यानी 2017 के चुनाव में, गुजरात चुनाव में कांग्रेस से उसे यानी बीजेपी को बड़ा झटका लगभग लग ही चुका था, लेकिन ऐन वक्त पर मणिशंकर अय्यर, जी हां, आपको याद होगा मणिशंकर अय्यर की एंट्री हो गई थी तब, और उनका वो नीच वाला बयान बीजेपी के लिए संजीवनी बूटी की तरह साबित हो गया। अगर मणिशंकर अय्यर जी का बयान नहीं आया होता उस वक्त तो गुजरात की तस्वीर कुछ और होती, लेकिन मोदी जी ने तब इस नीच वाले बयान को सारे गुजरातियों की इज्जत का सवाल बना दिया था और फाइनली बीजेपी चुनाव जीतने में कामयाब रही। हालांकि उसकी सीटें कम हो गईं। सीटें कम होने और कांग्रेस से पिछड़ने का डर बीजेपी को इस बार भी लग रहा है, इसीलिए अब बीजेपी ने एक बार फिर गुजरात मामले में सहानुभूति वोट जो है वो लेने की कोशिश कर दी है, शुरू कर दी है। एसआईटी के तीस्ता सीतलवाड़ पर लगाए गए आरोपों को अब बीजेपी सोनिया गांधी तक ले गई है और संबित पात्रा ने सीधे कहा है कि अहमद पटेल तो एक नाम है, उनकी बॉस तो यानी सोनिया गांधी हैं। अहमद पटेल जो हैं एक नाम मात्र हैं, उनकी बॉस, किनकी बॉस? तीस्ता सीतलवाड़ की बॉस तो सोनिया गांधी हैं। आप जानते ही हैं कि अहमद पटेल अब इस दुनिया में नहीं हैं और संस्कारों की बात करने वाली बीजेपी को इतना पता होना ही चाहिए कि जो जीवित नहीं है उसके बारे में दुष्प्रचार नहीं करते हैं। अहमद पटेल होते तो बीजेपी को करारा जवाब दे देते या दे सकते थे, लेकिन वो अपना पक्ष रखने के लिए अब इस दुनिया में नहीं है, यानी जीवित नहीं है। लेकिन उनका खौफ बीजेपी को कितना है, इसका अंदाजा बीजेपी के आरोप से आप लगा सकते हैं। आइए जरा संबित पात्रा को सबसे पहले सुन लेते हैं, आरोप लगाते हुए क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनते हैं। उसके बाद कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है और कैसे हम लिख रहे हैं कि अपने ही जाल में फंस गई है बीजेपी, यह समझेंगे। लेकिन सबसे पहले संबित पात्रा क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। षड्यंत्र तो हुआ, षड्यंत्र के रचयिता कौन थे? श्री अहमद पटेल, जो पूर्व के कांग्रेस के दिग्गज नेता, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मुख्यतः चीफ पॉलिटिकल एडवाइजर टू द देन कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी। मैं आज इस मंच से अहमद पटेल जी की शांति की कामना करता हूं। वो आज हमारे बीच में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी संवेदनशीलता में विश्वास रखती है। अहमद पटेल तो मात्र एक नाम है, काम तो सोनिया जी का था। अपने मुख्य पॉलिटिकल एडवाइजर अहमद पटेल के माध्यम से सोनिया जी ने गुजरात के छवि को धूमिल करने की चेष्टा की। अहमद पटेल जी के माध्यम से सोनिया जी ने नरेंद्र मोदी जी को घेरने की चेष्टा की, उन्हें अपमानित और उन्हें किस प्रकार से निष्कासित किया जाए इसकी चेष्टा की। और ये पूरे षड्यंत्र की रचयिता सोनिया गांधी है। ये एफिडेविट कहती है, मीडिया से हमने एफिडेविट डाउनलोड किया है, एंड आई वुड लाइक टू कोट फ्रॉम द एफिडेविट, एंड आई कोट, द एप्लीकेंट सीतलवाड़ held a meeting with Ahmed Patel and received ₹5 lakh at the first instance, where the money was given to her by one of the witnesses on the instructions of Patel. 2 days later, they met at the circuit house at Shahibabad in Ahmedabad, where she received ₹25 lakh more from Patel. This amount was not for relief work, as relief activity was carried out by Gujarat Relief Committee. There were many other political leaders in the meeting. पैसे दिए गए और जो पहला किस्त गया है वो पहला किस्त 5 + 25
अर्थात 30 लाख का पहला किस्त सोनिया गांधी जी ने तीस्ता सीतलवाड़ को दिया। अहमद पटेल जी हमारे बीच में नहीं है, अहमद पटेल जी ने तो केवल डिलीवर दिया सोनिया जी ने अपनी तिजोरी से, डिलीवरी की अहमद पटेल जी ने और लिया तीस्ता सीतलवाड़ ने। और याद रखिए, ये 30 लाख उस जमाने में केवल पहला किस्त था। दिस वॉज जस्ट दी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इसके आगे न जाने कितने करोड़ों रुपए सोनिया गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी को अपमानित और बदनाम करने के लिए, झूठे षड्यंत्र में फंसाने के लिए, बीजेपी को नीचे गिराने के लिए, बीजेपी कैसे आगे ना बढ़े इस चेष्टा में, और केवल बीजेपी और मोदी को पीछे रख करके राहुल गांधी को प्रमोट करने के लिए तीस्ता सीतलवाड़ का इस्तेमाल इस पैसे से सोनिया गांधी जी ने किया। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे संबित पात्रा। वैसे अहमद पटेल की बेटी ने बीजेपी पर पलटवार किया है कि 2020 तक बीजेपी ने इस बारे में कुछ क्यों नहीं कहा था। इधर कांग्रेस ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी को खूब तगड़ा जवाब दिया है। क्या कुछ कहा गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए सुन लेते हैं जरा, फिर आगे बढ़ते हैं। पवन खेड़ा क्या कुछ कह रहे हैं। अहमद पटेल जी हो या सोनिया जी हो, यह सब तो एक बहाना है। जो असली है वो गुजरात चुनाव निशाना है। तो और मैंने आपको एक पैटर्न बताया आज, अभी तो मैंने 2 पैटर्न बताया आपको, 2017 का और अब 2022 का। उससे भी पहले जब ये मुख्यमंत्री थे जनाब, तब का भी पैटर्न अगर आप उठाकर देख लेंगे, हर चुनाव से पहले एक षड्यंत्र दिखा देते थे। खतरा है, नरेंद्र मोदी जी को खतरा है, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। तब सिर्फ मुख्यमंत्री थे तो अगल बगल के देशों का इशारा कर देते थे। अब वो प्रधानमंत्री हो गए तो अब तो ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी है। आप हैरान हो जाएंगे, थोड़ी दिनों में शायद आ जाएगा कि साउथ पोल से कॉन्स्पिरेसी हो गई, नॉर्थ पोल से कॉन्स्पिरेसी, पूरा विश्व कॉन्स्पिरेसी कर रहा है नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। ये इनका पुराना ढर्रा है। और अफसोस की बात है, हमने सोचा 8 साल हो गए सरकार चलाते हुए तो ढर्रा बदलेगा, अब तो कुछ दिखाने को होगा कि भाई मैंने किसानों के लिए ये कर दिया, नौजवानों के लिए ये कर दिया, अर्थव्यवस्था के लिए ये कर दिया। अब वो दिखा के चुनाव जीतेंगे, वो अब कर नहीं पा रहे। अभी मैं पिछले हफ्ते गुजरात में था, हाईवे पर जाम था। हाईवे से निकलकर मैं बगल के रास्तों से लोगों ने, लोकल्स ने बताया कि यहां से चले जाइए। सड़कों की हालत अगर आप देख लेंगे तो आपको बिहार की सड़कें पसंद आ जाएंगी। यह हालत थी सड़कों की। तो आप 30 साल 28 साल से आप गुजरात में, आपकी पार्टी की सरकार है, गुजरात की असलियत सबके सामने है। अब उस असलियत को ढकने के लिए ये इस तरह की थ्योरीज लाते हैं कि अब मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो गया, इसमें मुसलमान जरूर नाम आएगा, कि मुसलमान शामिल थे, विपक्ष शामिल था, कभी अंसारी जी, कभी अहमद पटेल जी, कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह, और तो और पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल दीपक कपूर भी इनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। बताइए, इससे ज्यादा छुई मुई प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा। न निंदा सुन सकते हैं, न पत्रकारों के सवाल ले सकते हैं, न विपक्ष के सवाल ले सकते हैं। आपने तो देखा कि भाई कौन कौन से शब्द असंसदीय हो गए। जितने मोदी जी के पर्यायवाची नाम हैं, जो आप लोग बोलने से डरते हैं, हम लोग बोलते रहते हैं, वो तमाम नाम अब असंसदीय घोषित हो गए। ऐसा प्रधानमंत्री देखा क्या आपने? चीन से जब हिंदुस्तान का युद्ध हो रहा था, 62 का युद्ध, तब संसद के भीतर अटल जी ललकार रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी को। वहां सीमा पर सेना लड़ रही थी, संसद में विपक्ष हम पर आरोप लगा रहा था। यह लोकतंत्र होता है। और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर जनसंघ का प्रदर्शन चल रहा था, प्रचंड प्रदर्शन चल रहा था। यह होता है लोकतंत्र। आज के प्रधानमंत्री सवालों से घबरा जाते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर कांपने लग जाते हैं। ये कैसा प्रधानमंत्री इस देश को मिला? अभी 8 साल हो गए, अब भी सवाल नहीं लोगे? अब भी षड्यंत्र 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 रटते रहोगे? सामने आइए, पत्रकारों के सामने आइए। अपने ही हैं, कोई पाकिस्तान के नहीं है। मुझे तो नहीं लगता इनमें से कोई पाकिस्तान का है।
सब हिंदुस्तान के पत्रकार हैं, इनसे सवाल लीजिए। दोस्ती बनी रहेगी, घबराइए मत। तो देखा आपने कि पवन खेड़ा ने किस तरह सधे शब्दों में बीजेपी को और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है और बता दिया है कि कांग्रेस भी अगर टेढ़ी राह पर चलने लगे तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। वैसे अभी माहौल देखकर लग रहा है कि बीजेपी ने कांग्रेस को फंसाने की कोशिश की, लेकिन अपने ही जाल में खुद बीजेपी फंस गई है, क्योंकि परसों से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में अब तक कई ऐसे मुद्दे थे दोस्तों जिन पर बीजेपी पहले ही मुश्किल में थी और अब उसने खुद ही अपने लिए एक और फंदा तैयार कर लिया है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों कि कैसे बीजेपी अपने जाल में फंस गई है और तीस्ता शीतल वाड़ के जरिए कैसे कांग्रेस पर वार करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। लेकिन इन सब के इर्द गिर्द जो है वो गुजरात का चुनाव है। लेकिन गुजरात का चुनाव क्या इतना आसान है बीजेपी के लिए? आइए समझते हैं। और कांग्रेस का एक और बयान है जो आगे चलकर सुनेंगे, देखेंगे क्या कुछ कह रही है कांग्रेस, कैसे हम कह रहे हैं कि अपने ही जाल में बीजेपी फंस गई है, वो और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी मौजूद हैं। आइए सबसे पहले उन सबसे आपका परिचय करवाऊं और फिर आगे बढ़ें। हमारे साथ इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी मौजूद हैं। हमारे साथ सीधे बहुत दिनों बाद जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, किसानों के नेता भी हैं और राजनेता भी हैं, डॉक्टर सुनीलम। डॉक्टर सुनीलम, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सब अच्छी तरह से भलीभांति उनसे परिचित हैं, लगातार हमारे कार्यक्रमों में जुड़ते हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मीनू जैन जी, पत्रकार भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। मीनू जी, आपका स्वागत करता हूं। और साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका भी स्वागत करता हूं। मीनू जी का जरा नाम ठीक कर लीजिए बस, और आगे बढ़ें हम। और सीधा आना चाहूंगा डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। अभी आपने 2 बयान सुने हैं, कांग्रेस प्रवक्ता का बयान और बीजेपी के प्रवक्ता का बयान। क्या कुछ आप समझ पा रहे हैं इस पूरे मसले पे, जरा बताइए। भारतीय जनता पार्टी जिस दौर में चल रही है इस वक्त, सत्ता के ऐसे शिखर पर है, चरम पर है। जलवाज साहब का एक शेर याद आता है, उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, यकीन हमारा कसूर निकले। तो इस वक्त जनता से लेकर जो अदालतें हैं वहां तक मुद्दई, मुंसिफ, फरियादी, फैसला करने वाले सब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, मंत्री हैं और माननीय प्रधानमंत्री हैं। वे जिस पर चाहे जो आरोप लगा दें और उसके बाद थोड़े दिनों बाद उसे भूल जाएं। सुध नहीं लेते अपने ही आरोपों की। कम से कम देश का प्रधानमंत्री अगर 2017 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो 10 साल देश का प्रधानमंत्री रहा हो, उसे पाकिस्तान के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोपी माने, तो इसके बाद और किसकी जरूरत थी? मैंने उस वक्त लिखा था 2017 में, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आरोप लगाया था कि जंगपुरा के एक बंगले में षड्यंत्र किया जा रहा था पाकिस्तान के लोगों के साथ बैठकर। जनरल दीपक कपूर का नाम लिया ही अभी पवन खेड़ा ने, और भी बहुत सारे उसमें भूतपूर्व राजदूत इत्यादि थे। मैंने तब लिखा था और आज भी मैं कहना चाहता हूं बहुत स्पष्ट, अगर देश में 10 साल प्रधानमंत्री रहा हुआ व्यक्ति पाकिस्तान के साथ साजिश रच रहा था, तो वर्तमान प्रधानमंत्री से ज्यादा कार्यकारी शक्तियां किसके पास होंगी कि वो उसे जेल भेज देता। मैंने स्पष्ट लिखा था डॉक्टर मनमोहन सिंह को सीखों के पीछे होना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी और उनका पूरा कुनबा सिवाय आरोप लगाने के कुछ नहीं करता। आरोप लगाने के बाद वो सब कुछ भूल जाता है। ऐसा ही ये आरोप है। खास तौर से उनको कैपिटल एम शब्द से बड़ा प्रेम है, यानी मुस्लिम। भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति मुस्लिम आधारित राजनीति है। विकास इत्यादि तो सिर्फ जुमले हैं। एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं, पिछले ही गुजरात चुनाव की,
माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक आम सभा में कहा, तो क्या कांग्रेस मियां अहमद पटेल को मुख्यमंत्री बनाएगी? नंबर एक, अहमद पटेल के नाम के आगे आमतौर पर मियां नहीं चलन में रहता था, अब वे नहीं है, जनरल नशी हैं, लेकिन उस वक्त वे थे। किसी ने पलटकर यह नहीं पूछा कि अगर कांग्रेस अहमद पटेल को, मियां अहमद पटेल को भी मुख्यमंत्री बनाएगी तो कौन सा संविधान के विरुद्ध कार्य होगा? क्या यह अपराध है भारत में किसी मुस्लिम का किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन जाना? 50 साल पहले अब्दुल गफूर बिहार के मुख्यमंत्री बन गए थे, अब्दुल रहमान अंतले असम के मुख्यमंत्री मैमूना सुल्तान, लेकिन देश का प्रधानमंत्री मुसलमानों पर निशाना साधने के लिए साफ संकेत करता है कि मियां अहमद पटेल मुख्यमंत्री बन जाएंगे और इस देश की भेड़ बकरियों जैसी भोली भाली जनता उससे भयभीत हो जाती है। मुझे खेद है कि वर्तमान जो मुद्दा उठाया जा रहा है, एक बात, अगर कांग्रेस पार्टी ने किसी समाज सेवी संगठन को, किसी सामाजिक कार्यकर्ता को कोई आर्थिक मदद की तो भारत के किसी भी कानून में यह अपराध नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके आनुषंगिक संगठन, विवेकानंद फाउंडेशन जैसे संगठन दुनिया के तमाम देशों से बाहरी संस्थाओं से अनुदान और सहायता लेते हैं। अगर किसी मुद्दे को उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने, या मैं तो कह रहा हूं सोनिया गांधी ने भी किसी व्यक्ति को कोई सहयोग किया, तो यह किस कानून में अपराध है? और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता माननीय डॉक्टर संबित पात्रा, डॉक्टर को इन्वर्टेड कॉमा में ही पढ़िए, वे डॉक्टर की अपनी पात्रता नहीं रखते। संबित पात्रा जी गुजरात को बदनाम करने की बात कर रहे हैं, तो गुजरात क्या सचमुच तीस्ता सीतलवाड़ की सुप्रीम कोर्ट में लगाई हुई किसी अपील या पीड़ितों के पक्ष में आवाज उठाने से बदनाम हुआ? गुजरात वास्तव में नरसंहारों से बदनाम हुआ। जब उस राज्य में नरसंहार चल रहे थे तब वहां का पुलिस प्रशासन और सत्ता में बैठे लोग खामोश थे। उनकी निष्क्रियता से कितने लोगों की हत्याएं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कुछ भी कर दिया हो, जनता की अदालत और विश्व जनमत क्या यह नहीं जानता उस समय किस किस तरह से कार्रवाइयां हुई थी? तो आज की तारीख में पवन खेड़ा की इस बात से मैं सहमत हूं कि इन्हें षड्यंत्र दिखाई देता हर चीज में। दरअसल में ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, ये एक सोच का स्तर है कि जो व्यक्ति जैसा होता है उसे वैसा ही सब कुछ दिखाई देता है। असल में ये पूरा विचार समूह षड्यंत्रकारी है। ये 24 घंटे षड्यंत्र रचते रहते हैं, ये जनता के खिलाफ युद्धरत रहते हैं, जनता के विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहते हैं। इसलिए हर चुनाव से पहले एक छाया युद्ध खड़ा करते हैं, एक काल्पनिक युद्ध खड़ा कर देते हैं। उसमें भी खास तौर से एक मूरत होती मुसलमान नाम की या पाकिस्तान नाम की या आईएसआई के नाम की, और उसके सबसे हिजगरे सबसे प्रिय यही लोग हैं। एक अंतिम बात यहां कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। राजीव जी, आपने कहा कि हमारे यहां परंपरा नहीं है दिवंगत व्यक्ति के बारे में कुछ कहने की, लेकिन उसमें तो ये लोग इतने सिद्धहस्त हैं कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक ये तमाम मृतात्माओं को रोज कोसने का काम करते हैं। ये जो सनातन और हिंदू संस्कृति का दावा करने वाले लोग हैं, ये कोई मुरव्वत नहीं करते कि जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में कोई अनर्गल प्रलाप न किया जाए। एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं। नगर निगम चुनाव अभी संपन्न हुए हैं मध्य प्रदेश में। भोपाल के कुछ वार्डों में अभी, डॉक्टर सुनीलम जी आप भी सुनिए, भोपाल के कुछ वार्डों में एक पर्चा बांटा गया जिसमें इंदिरा गांधी को मुसलमान बताया गया। बताइए, एक नगर निगम के वार्ड के चुनाव में इतने साल पहले शहीद हो चुकी प्रधानमंत्री को मुसलमान बनाने के छपे हुए पर्चे बांटे गए। यहां ये बताना जरूरी नहीं है कि वे पर्चे किसने छपवाए होंगे, कौन बंटवा रहा हो। तो जब राजनीति का इनका स्तर यह है तो अहमद पटेल या सोनिया गांधी की क्या बिसात है, जिन लोगों ने गांधी के पुतलों पर आज भी गोली चलाने का क्रम जारी रखा है, वे किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। जी राजीव। डॉक्टर सुनीलम के पास आऊं, लेकिन उससे पहले
जरा एक बाइट और सुनाना चाहूंगा, कांग्रेस प्रवक्ता का ही है, पवन खेड़ा, क्योंकि आज जिस प्रकार सोनिया गांधी के थ्रू अहमद पटेल, या कहें अहमद पटेल के थ्रू सोनिया गांधी पर आरोप लगाए गए हैं, मढ़े गए हैं बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस बिल्कुल तिलमिला गई है। और कांग्रेस जो कुछ कह रही है उसका एक पार्ट हमने आपको सुनाया है, एक छोटा सा पार्ट और सुन लेते हैं, फिर चलेंगे सीधे डॉक्टर सुनीलम की बात, उनके विचार को भी सुनेंगे। आइए जरा सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं पवन खेड़ा। जब भी गुजरात का चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और उनका जो इकोसिस्टम है वो नए नए थ्योरीज सामने लाता है। पिछले गुजरात चुनाव का मैं आपको उदाहरण दूं, आपको तो याद होगा, अचानक एक दिन नरेंद्र मोदी जी का जो एक इकोसिस्टम है अचानक बोलता है कि साहब एक डिनर हुआ जंगपुरा में कहीं, जिसमें इस देश के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल दीपक कपूर, जिसमें इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और अनेक प्रबुद्ध वर्ग के नागरिक शामिल हुए, और वो षड्यंत्रकारी एक डिनर था, उसमें षड्यंत्र रचा जा रहा था कैसे मोदी जी को हराना है, पाकिस्तान भी उसमें शामिल था। इस निम्न स्तर की थ्योरी के खिलाफ जब हमने आवाज उठाई, नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी पड़ी डॉक्टर मनमोहन सिंह से गुजरात चुनाव के बाद संसद में। यह आपको तो याद ही होगा। बहुत कम होता है ऐसा कि नरेंद्र मोदी जी माफी मांगते हैं, गलतियां 1000 करते हैं, माफी एक बार मांगते हैं। फिर से गुजरात चुनाव आ रहा है, फिर से वही थ्योरी शुरू हो गई। हर बार गुजरात चुनाव जब आता है तो कभी अंसारी जी का नाम लेकर शुरू हो जाएंगे, कभी स्वर्गीय अहमद पटेल जी का नाम लेकर शुरू हो जाएंगे। और मैं याद दिला दूं आपको, जिस एसआईटी ने श्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी, उसके अध्यक्ष श्री राघवन को पुरस्कृत किया गया। जवाब दें, क्यों पुरस्कृत करने की आवश्यकता? वो तो अपना काम कर रहे थे। उनको रिटायरमेंट के इतने सालों के बाद राजदूत बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो नरेंद्र मोदी जी को अब समझ लेना चाहिए कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। हर बार चुनाव आता है तो आप कभी किसी मुस्लिम नेता का नाम जरूर लाएंगे। आपको 8 साल में आपने कोई अच्छा काम नहीं किया जो दिखाकर आप जीत सके अगला चुनाव। हर बार आपको पाकिस्तान की शरण में जाना होता है, हर बार आपको हिंदू मुसलमान करना होता है, हर बार आपको षड्यंत्र दिखाना होता है कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो गया। आप कौन हैं? आपके पहले क्या कोई प्रधानमंत्री नहीं था इस देश में, या आपके बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा इस देश में? सारे षड्यंत्र आपके खिलाफ हैं। और माफ कीजिएगा, मैं आपको यह बता दूं, अगर नरेंद्र मोदी जी की राजनीतिक जो तरीका है कांग्रेस पार्टी अख्तियार करती जब हम सत्ता में थे यूपीए में, तो आप मुख्यमंत्री नहीं रह सकते थे। आप वहीं होते जहां होना चाहिए था आपको। कांग्रेस पार्टी इस तरह की राजनीति में विश्वास नहीं रखती होती तो आपको खामियाजा भुगत लेना होता। तो ये कांग्रेस पार्टी के जो तेवर हैं वो साफ दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी या बीजेपी की तरह कांग्रेस अगर राजनीति करती तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां होते। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सीधा यहीं से चाहूंगा बात को आगे बढ़ाएं और सीधा डॉक्टर सुनीलम, किस रूप में इस बयान को आप देखते हैं? और जो मसला है, मसला तीस्ता सीतलवाड़ का है। तीस्ता सीतलवाड़ को लेकर के देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बहुत आवाजें उठ रही हैं, और एक एक करके जो एनजीओज या सत्ता पक्ष के खिलाफ, या कहें तो सत्ता पक्ष पर निगरानी रखने की कोशिश करने वालों के खिलाफ जो कुछ चल रहा है, उसको लेकर के जो चीजें हो रही हैं देश में, ये हम सब बहुत नजदीक से देख रहे हैं। अब तो मेधा पाटकर जी को भी आपने देख लिया, हिमांशु कुमार को आपने देख लिया, और तीस्ता सीतलवाड़ को हम देख ही रहे हैं। ऐसे कई नाम हैं, और उसमें अब राजनीति इस कदर आ गई है डॉक्टर सुनीलम कि सामने चुनाव है, गुजरात का चुनाव, और लग रहा है ऐसा कि तीस्ता सीतलवाड़ के जरिए
कांग्रेस को और भी कसने की कोशिश यहां पर बीजेपी करेगी, जबकि 21 तारीख को ईडी के सामने सोनिया गांधी को पेश भी होना है और उससे पहले 18 तारीख यानी परसों जब संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, उसी दिन राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव भी है। किस रूप में इस पूरे प्रकरण को देखते हैं आप? जी शुक्रिया राजेश जी। असल में जो बातें डॉक्टर राकेश जी ने कही, उनसे सहमति व्यक्त करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि असल में ये मसला सिविल सोसाइटी को बदनाम करने का है। एक सफल आंदोलन हुआ संयुक्त किसान मोर्चे का, और उस आंदोलन के दौरान भी ये कहा जाता रहा कि इसे कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, फाइनेंस कर रही है, विपक्ष फाइनेंस कर रहा है, विदेश से पैसा आ रहा है, खालिस्तानी इसे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वो बदनाम उससे कहते हैं जो लेवल चिपकाना चाहते थे वो चिपका नहीं, और आखिरी में उनको हार माननी पड़ी। उन्हें जो सबसे ज्यादा डर है वो पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, उन्हें जो सबसे ज्यादा डर है वो सिविल सोसाइटी से है। उन्हें लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को तो वो ईडी और सीबीआई और जो इनकम टैक्स और सबको भेज भाज करके दबा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, लोगों का जो है वो एक समझ उनके बारे में अलग तरीके की वो बनाने का काम कर सकते हैं। लेकिन ये सिविल सोसाइटी जो है ये काबू में नहीं आ रही है, और इसीलिए इसमें एक साथ मतलब कई निशाने एक तीर से साधने की कोशिश हुई है। और वो आपने जो कहा उसका एक एंगल गुजरात का चुनाव भी है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण एंगल मुझे दिखलाई पड़ रहा है वो ये कहना, ये बतलाना कि तीस्ता सेटलवाड़ जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रही थी। ये बहुत बड़ा आरोप है, और इसी तरीके का मुझे लगता है कि बात अगर आगे बढ़ेगी तो, क्योंकि आपने जो नाम अभी लिए जो है उनके बारे में भी, मेधा पाटकर जी के बारे में भी एक कहा जाएगा, ये कहा जाएगा हिमांशु जो है उनके कुमार के बारे में भी ये बात कही जाएगी कि ये लोग तो जो फाइनेंस पा रहे थे वो उनसे पा रहे थे, यही इनके पास में, इसके अलावा बदनाम करने के और कोई तरीके नहीं है। सरकारी मशीनरी का पूरा दुरुपयोग करके इसकी सिविल सोसाइटी की छवि को खराब करना, और कांग्रेस पार्टी जो है वो सिविल सोसाइटी के साथ में जो आइडेंटिफाइड है, मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी एक बात है। अगर सिविल सोसाइटी के साथ में, क्योंकि एनईसी जो है सोनिया जी ने बनाई थी, और उस समय भी देश के जो टॉप मोस्ट सिविल सोसाइटी के लोग थे वो उस एनईसी के अंदर थे, और मुझे लगता है कि उसी के चलते ये हुआ था कि देश के अंदर मनरेगा आया या राइट टू इंफॉर्मेशन आया है, तमाम सारे जो प्रोग्रेसिव कानून इस देश के अंदर बने उसके अंदर सिविल सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल था। तो वो एक किस्म का वो लिंक देखते हैं कि सिविल सोसाइटी और कांग्रेस पार्टी जो है वो जुड़ी हुई है। अब वो जुड़ी हुई है तो एक तो इश्यूज के ऊपर जुड़ी रह सकती है, और दूसरा फाइनेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये बात अब वो एक नया नैरेटिव ये खड़ा करने का कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखिए सिविल सोसाइटी की एक साख है और बड़ी साख है, और वो पूरे देश के अंदर है, और वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है उसका सपोर्ट है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज को तो अपना, हम ईवीएम हमारे पास में है, हमारे पास में सरकार की मशीनरी है, हमारे पास में हिंदू मुसलमान का, भारत पाकिस्तान का नैरेटिव है, तो इस सब से हम निपट लेंगे। लेकिन ये सिविल सोसाइटी से कैसे निपटेंगे? तो उसको निपटाने का जो है ये एक उन्होंने जो कारगर तरीका एक जो देखा है, लेकिन मुझे लगता नहीं है, मतलब आप लोग तो ज्यादा बड़े जानकार हैं, लेकिन ये कोई मुद्दा बनने वाला है गुजरात चुनाव में, ऐसा दूर दूर तक नहीं है। हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े इस तरीके के मुद्दे देखे जिसका हवा ही नहीं लगती, मतलब जो है गुजरात चुनाव में वो कितना भी कोशिश करें लेकिन वो बात पकड़ती ही नहीं है। और जो है तीस्ता सेटलवाड़ की अपनी आइडेंटिटी, और जो नेहरू परिवार को करने की बात है, तो अब उसमें तो असल में ये है कि बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बात होनी चाहिए कि भाई आप बार बार इनके अंदर भी क्या कर रहे हैं, चाहे राहुल गांधी को बुलाएं या जो है सोनिया जी को बुलाएं, कुल मिलाकर के बदनाम करने की बात है। अरे भाई बदनाम करने की बात है, तुम्हारे को साथ चलाते हुए इतने साल हो गए सरकार को, तुम्हें सब मिल गया होगा। वो जो 5 लाख करोड़ का जो आरोप था, मैं तो उसको रिपीट कर रहा हूं। मैं तो इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि मैं तो अन्ना के, मैं उस टीम के अंदर था और उसमें हमने भी बहुत भाषण दिए हैं, इसलिए हमारे को कोई दिक्कत की बात नहीं है।
तो अब भाई मेरा कहना यह है कि वो जो 5 लाख करोड़ जो है उसको बरामदगी करो ना आप कांग्रेसियों से, और ये मानते हो कि सब पैसा अगर जाता है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास में तो उन्हें करो ना बंद। तो हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही है, क्यों 50-50 घंटे और जो है इतना ज्यादा ईडी की बात कर रहे हो, सीधे बंद करो जैसे हिंदुस्तान के अंदर एक साधारण व्यक्ति से आप किया जाता है, और ईडी जैसा उसने कई मंत्रियों को बंद कर दिया। तो हिम्मत है तो वो बंद करे। अब दिक्कत ये है कि असल में ये डरते हैं, इनकी हिम्मत पड़ नहीं रही है, तो ये बार बार जमीन को चेक करते हैं कि भाई अगर इसको बंद करेंगे तो क्या हुआ, इसको बंद करेंगे तो क्या हुआ, कितना बड़ा इसका एक प्रतिक्रिया आ रही है। तो ये एक तरीके से ये अपना टेस्ट करने का ये पूरा मामला है। तो मुझे ये लगता है कि जो नॉन इशू जो है उसको इशू बनाने का काम है, और वो ये चाहते हैं कि ये जो अल्टरनेटिव मीडिया जो है ना, वो सच दिखाना बंद करे, सच की पड़ताल बंद करे, सवाल पूछना बंद करे, और वो भी ये नया नया एक आरोप लगाते रहे और वो भी उसके अंदर फंसा रहे। और ये जो बेरोजगारी का सवाल है और महंगाई का सवाल है, इस देश के अंदर जिस तरीके से इस राष्ट्र को कमजोर किया जा रहा है उसका सवाल है, जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स को खत्म किया जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है। मैं तो अभी देख रहा था कि भाई आखिरकार एक राष्ट्रपति का मतलब चुनाव लड़ रहे हैं यशवंत सिन्हा, वो एक पब्लिक अपील उन्होंने जारी की कि भाई इस समय जो सवाल है वो तो संविधान की रक्षा का सवाल है, और उन्होंने लोगों से कहा कि भाई आप अपनी आत्मा की आवाज के ऊपर वोट देने का काम करो। तो अब क्या हम लोग मान लें लोगों की आत्मा जिंदा है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनको गुलामी करनी पड़ती है, उन्हें बताना पड़ता है कि हम संघ के प्रति एक पक्के सच्चे निष्ठ हैं, और उसका मैं आपको प्रमाण बताता हूं। अभी आपने देखा कि अभी जो है वहां पर क्या हुआ, एक एसएसपी ने तुलना कर दी पीएफआई की और आरएसएस की, है ना, और वो तुलना उसने नहीं की, उसने केवल एक जो उसने जिन लोगों को गिरफ्तार किया होगा उसमें किसी ने बयान दिया होगा कि भाई हम तो जो है वैसे ही काम करते हैं जैसा आरएसएस करता है। तो वो एसएसपी वो बयान पढ़ रहा था। अब उसके अंदर ये मामला आ गया कि भाई अब उस अधिकारी पे कार्रवाई करानी है, तो अब सब लोग अपनी लॉयल्टी दिखलाने के लिए आरएसएस के लिए एक के बाद एक बढ़कर के बयान देने का काम शुरू हो गया। तो मतलब ये है कि इनके पास में कुछ है नहीं, इस देश को देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए फर्जी मुद्दे खड़े करते रहते हैं। और मुझे ये लगता है कि ये मुद्दा भी उसी तरीके से फर्जी गढ़ा हुआ मुद्दा है। भाई आपने सब कुछ कर लिया, तो आपको अभी तो बोला डॉक्टर राकेश पाठक जी ने कि आपने 5 लाख दिया, 25 लाख दिया, कर दो बंद इनको, है ना। बहुत इलीगल पैसा था, हवाला का कहीं से पैसा आया था, और उसे बता देना आईएसआई से आया था या सीआईए से या केजीबी या कौन सी एमआईसी है उस सबसे कहां से आया था। करो कुछ ना कुछ, क्योंकि ये इतने घटिया स्तर के ऊपर उतर जाते हैं। जब इन्होंने सुधा भारद्वाज जैसी महिला को, जिसने पूरा जीवन अपना लगा दिया, उसको जब इन्होंने फंसा दिया कि ये प्रधानमंत्री की हत्या के षड्यंत्र में शामिल थी, अब जब ये इस स्तर के ऊपर आ जाते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना, किसी के भी लैपटॉप में कुछ भी डाल सकते हैं। हालांकि वो सब बातें फिर आखिरी में जाकर के खुल के आ जाती हैं, हर झूठ इनका खुलता है। तो जो झूठ खोलने वाले लोग हैं उन्हीं को बंद कर दो, तो उन्होंने मोहम्मद जुबैर को भी बंद कर दिया कि और लोग सब डर जाएं, और असर तो पड़ता है। मेरे को, मैं मतलब कई सारी जगहों पर जहां रहता हूं मैं, वहां पर मुझसे कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये जो सब शब्द आप बोलते हो, बहुत ज्यादा दलाल वलाल और ये माफिया और सब जो आप इस्तेमाल करते हो, थोड़ा आप इसके ऊपर जरा रोक लगा दो आप, नहीं तो आप भी बंद होगे और हमारी चैनल भी आप बंद कराओगे। मतलब मेरा कहना ये है कि उनका पूरा मसला क्या है, मसला उनका ये है कि लोगों को भयभीत कर दो और डरा दो, लेकिन वो बगल में नहीं देखते, वो बगल में श्रीलंका में नहीं देखते कि यहाँ पर जिस गाने को आपने रोक लगा दी, है ना, कि तख्त उठाले जाएंगे और जो है हम भी देखेंगे, तो वो सब लोग देख रहे हैं श्रीलंका को। आप भी देख लो मोदी जी, अमित शाह जी, आप भी देख लो। आपको भी समझना चाहिए कि जिसे कहते हैं हम लोग एक एक नारा हम लोग लगाते हैं, जो हिटलर की चाल चलेगा उसकी मौत मरेगा, है ना। अब इसमें तो कहीं अभी फिलहाल कोई रोक नहीं है, हिटलर के नाम लेने पे रोक नहीं है। अब मरना तो आदमी, जीना मरना तो है ही है, तो यह संसदीय फिलहाल घोषित नहीं हुआ। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो बोगे आप वो काटने का काम करोगे, तो जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, वो षड्यंत्रकारी है। आपको चुनाव लड़ना है, आप जिस मॉडल को लेकर के आप आए थे, विकास का मॉडल, वो आप दिखाइए।
आपके अंदर अगर हिम्मत है, और ये चुनौती जो है कांग्रेस पार्टी को भी देनी चाहिए और सिविल सोसाइटी को भी देनी चाहिए, सबको मिलकर देनी चाहिए कि आप तो केवल और केवल जो है वो केरल के पैरामीटर्स जो है ह्यूमन डेवलपमेंट के और गुजरात के पैरामीटर्स, आप उसके ऊपर बहस कर लो और आप जनता से कहो कि भाई अगर आपको गुजरात का मॉडल पसंद आए तो इसको वोट दो और केरल का मॉडल पसंद आए तो अपोजिशन को वोट दो, कर लो इसके ऊपर बात। लेकिन उसमें कुछ दम नहीं है, इसलिए ये फर्जी मुद्दे उठाने का काम करते हैं। मैं यही कहना चाह रहा था राजेश जी। डॉक्टर सुनीलम, हर ताज उछाले जाएंगे, हर तख्त गिराए जाएंगे, बिल्कुल। और श्रीलंका का जिक्र आप कर रहे थे, वही उसके बारे में लगातार इस पर हमारे देश में चर्चा हो रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया गिरकर 80 के पार जा चुका है और अब आने वाला सप्ताह कहां तक हम पहुंचते हैं ये देखना भी दिलचस्प होगा। यह दिलचस्पी क्या है, दुखद पहलू है, लेकिन फिर भी कहें। और मीनू जैन जी, आपके पास आना चाहूंगा। राजनीति की बात हो रही है, चाहे तीस्ता सीतलवाड़ हो, चाहे और भी कई लोगों के नाम हम लोग ले भी रहे हैं, आने वाले समय में कई लोगों के नाम और आ सकते हैं, लेकिन इनके जरिए अगर गांधी परिवार को घेरने की कोशिश हो रही है तो क्या सीधे सीधे घेरने की कोशिश नहीं की जा सकती है? 50 घंटे 60 घंटे तक राहुल गांधी को ईडी के यहां बुला करके पूछताछ उनसे होती है और अब 21 तारीख से सोनिया गांधी की भी पूछताछ शुरू होने वाली है। से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो एक दिन में मामला होने वाला है नहीं, आके बैठे रहिए, तो इसलिए से ही कहना ठीक है, यानी 21 तारीख से। अभी तो 21 तारीख को ही बुलाया गया है। तो ऐसे में गुजरात की राजनीति, देश की राजनीति, बीजेपी की आगामी राजनीति और कांग्रेस की राजनीति में जिस प्रकार कांग्रेस के प्रवक्ता आज मीडिया को संबोधित करते हुए बीजेपी पर हमलावर दिखाई दे रहे थे, किस रूप में देखती हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? जी हाँ, देखिए, मैं इस रूप में देखती हूँ कि पेट में दर्द कुछ और है। इस पर सीतलवाड़ तो एक बहाना है। पेट में कि मेरे सूत्रों से खबर है, बहुत कंफर्म खबर है कि बीजेपी का एक इंटरनल सर्वे कराया है गुजरात में इन्होंने, उसमें 70 सीटें आने की आशा जताई जा रही है। अब आप अंदाज लगा लीजिए, बौखलाए हुए हैं पूरा नेतृत्व मोदी और अमित शाह, क्योंकि मोदी आने के बाद से जो 121 सीटें इस वक्त मोदी जी सत्ता में आए थे, 121 सीटें थी, उसके बाद से लगातार गुजरात में ग्राफ गिर रहा है। 2017 में 99 पे आके टिक गया है और नई ताजा खबर जो है वो 70 सीट की है। इसलिए बौखलाहट का अंदाज मैं शब्दों में क्या कहूं, वो सब अंदाज लगा सकते हैं। उनका बेस्टियन है, किला है, अगर वही ढह गया। दूसरा, कांग्रेस इस वक्त जिस आक्रामक मोड में है और जिस तरीके से कांग्रेस वहां पे अपनी बिसात बिछानी शुरू की है, इनको उम्मीद नहीं थी बना दी जाएगी चुनाव के। ये याद रखिए, 2017 में गहलोत साहब के नेतृत्व में, गहलोत साहब की देखरेख में ही चुनाव लड़ा गया था और उसमें इस बार तो गहलोत साहब को और ज्यादा अधिकार दिए गए हैं चुनाव के बारे में निर्णय लेने के लिए। कहा जा रहा है कि टिकट वितरण से लेके और आगे तक की स्ट्रेटजी क्या चलेगी उस की आवाज फिर कट गई यहाँ पे, लेकिन अमलेंदु जी सीधे आपके पास आना चाहूंगा। किस रूप में, इसी सवाल के साथ आपके पास क्या कुछ देख रहे हैं आप, किस रूप में देख रहे हैं कांग्रेस का जो पलटवार है वो जबरदस्त पलटवार है? क्या ये एक जो नई नवेली कांग्रेस की मीडिया टीम है उसके कारण है, या कांग्रेस सचमुच अब धरातल पर दिखाई दे रही है, खासकर गुजरात को लेकर? देखिए, मुझे लगता है कि गुजरात को लेकर के तो कांग्रेस शायद पहले से ही धरातल पर थी, बाकी जो नई मीडिया टीम है उसका भी थोड़ा सा इसमें प्रभाव है। लेकिन जो आज कुछ जो बातें कही है, मैं खासतौर से बात करना चाहूंगा जो हमारे संबित पात्रा जी ने कही बातें, उनकी तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। और बड़ी महत्वपूर्ण बातें, एक तो संबित पात्रा जी को यह बताना चाहिए था कि मोदी जी के खिलाफ कोई षड्यंत्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र कैसे है। अगर ये मान लिया जाए कि ये मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र था, जैसा कि कहा संबित पात्रा जी ने कि मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र था और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र था, भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाए, तो मोदी जी के खिलाफ सन 2002 में कोई षड्यंत्र हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ षड्यंत्र कैसे हो गया, पहले तो ये स्पष्ट किया जाए।
क्या भारतीय जनता पार्टी नमो पार्टी है 2002 से ही? ये अब जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुझे लगता है कि 2002 में भारतीय जनता पार्टी नमो पार्टी नहीं थी, क्योंकि 2002 में प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो नमो पार्टी नहीं बनी थी, और उसके बाद ही जो थे वो राजधर्म के पालन की जो थी वो शिक्षा दे रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र कैसे हो गया? अगर षड्यंत्र था, हमने मान लिया षड्यंत्र था, निश्चित तौर पर षड्यंत्र था, पैसे दिए गए तो षड्यंत्र था, मान लिया हमने पैसे दिए गए, षड्यंत्र था। दूसरी बात यह कि अगर षड्यंत्र था तो क्या प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी सन 2002 से ही थे भारतीय जनता पार्टी के? अगर ऐसा था तो 2009 में लालकृष्ण आडवाणी को पीएम इन वेटिंग क्यों बनाया गया था? भारतीय जनता पार्टी ने क्यों बनाया था? यह बड़ा गंभीर प्रश्न है, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा था, उनको प्रधानमंत्री बनने से रोकने चल रहा था, तो इसका मतलब यह है कि 2002 से प्रधानमंत्री के दावेदार थे नरेंद्र मोदी जी। तो 2009 में फिर लालकृष्ण आडवाणी जी को क्यों बनाया गया फिर भाई आपने? तो भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जवाब जो है वो निश्चित तौर पे आना चाहिए। अब एक और प्रश्न है कि अगर 2002, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी बताने की कोशिश कर रही है, 2002 में जो भी कुछ हुआ गुजरात में, उसमें मोदी जी का ना तो कोई हाथ था, ना मोदी जी ने कुछ किया, उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। बहुत अच्छे प्रशासक थे मोदी जी, बहुत अच्छे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, सब कुछ थे, हम भी मानते बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे, सब कुछ है, बहुत अच्छा विकास किया कि ट्रम्प आए तो बिछवाना पड़ा, वो दीवार खड़ी करवानी पड़ी विकास छुपाने के लिए, यहाँ से विकास उठा करके अमेरिका ना ले रहे हैं, ट्रम्प जो है नमस्ते ट्रम्प जब कराया, ठीक है, हमने मान लिया आपको। तो अगर ये 2002 की उपलब्धि मोदी जी के खाते में नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी कृपया स्पष्ट करे कि नरेंद्र मोदी जी के खाते में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उपलब्धि क्या है उनके खाते में? क्योंकि आप तो इनकार कर रहे हैं कि वो 2002 उपलब्धि मोदी जी के खाते में नहीं है, तो हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी कैसे हैं, ये भी बताने की जो है मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए किस तरीके से। फिर ये कि क्या गुजरात जो है वो भारतीय जनता पार्टी की अस्मिता है? कहा कि भाई गुजरात को बदनाम करने का षड्यंत्र था, गुजरात को भी बदनाम करने का षड्यंत्र था, भारतीय जनता पार्टी को भी बदनाम करने का षड्यंत्र था, और 2002 से था। तो भाई 2002 से क्या भारतीय जनता पार्टी की अस्मिता गुजरात थी? तो ये भारतीय जनता पार्टी ना होकर गुजरात जनता पार्टी है। तो ये भी अगर बताते थे समित पात्रा, तो इस देश पर बड़ी मेहरबानी होती, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मेहरबानी होती। तो भाई हमारे यहाँ जो तुम दो चुनाव से दिया हुआ है काशी को महापुरुष, उसको ले जाओ भैया वापस गुजरात, भाई अपना काम करो ले जा करके, यहाँ काय को दिया हुआ है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आपकी अस्मिता तो गुजरात है। तो ये सब मिलाकर के चीजें स्पष्ट करती है कि पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी नहीं रही है, ये नमो पार्टी में बदल चुकी है, और अब सब कुछ जो है वो नरेंद्र मोदी के रीत जो है वो हो रहा है। अब जिस तरीके से पवन खेड़ा प्रहार कर रहे थे, अच्छी बात है पवन खेड़ा जो थे वो प्रहार कर रहे थे, और मुझे लगता है कि उन्होंने थोड़े दिन पहले चेतावनी दी थी, उस चेतावनी देने में शायद कुछ कमी रह गई, जो इस तरीके की आज जो थे वो संबित पात्रा फिर जो थे वो बोल रहे थे। अब ये दोनों पार्टियों के बीच का चूंकि एक वैचारिक संघर्ष कह लीजिए, या कह लीजिए कि एक पॉलिसी का संघर्ष हो सकता है, तो इसलिए इस तरह की बातें सब हो रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि चेतावनी में थोड़ी कमी रह गई, उस चेतावनी जो पवन खड़े दी थी थोड़े दिन पहले, मुझे लगता है कि उसमें गंभीरता के साथ जो है कार्रवाई काम जो है वो भारत कांग्रेस को करना चाहिए, तभी उस चेतावनी का कोई मतलब रह जाएगा। जी। लेकिन डॉक्टर राकेश पाठक जी, क्या ये जैसे पिछली दफा मणिशंकर अय्यर, ऐसे कुछ लोग चुनाव के ऐन वक्त खड़े हो जाते हैं कांग्रेस की तरफ से, और ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं कि कांग्रेस बिल्कुल, ये जो हम कह रहे हैं अपने ही जाल में फंस गई भाजपा, कांग्रेस ही अपने जाल में फंस जाती है, और उसके बाद मोदी जी अपना प्रचार तंत्र बिल्कुल डमरू बजाना शुरू, डुगडुगी बजाना शुरू हो जाता है। ये सब हम लोग देखते हैं। कांग्रेस इस वक्त जिस प्रकार एग्रेसिव है, आपको लग रहा है कि ये कांग्रेस बदली हुई कांग्रेस है जो पहले थी और अभी के कांग्रेस में? क्योंकि प्रचार तंत्र यानी कि मीडिया वाला जो तंत्र है वो मजबूत होना चाहिए किसी भी पार्टी को अगर ऊपर उठाना है, तो इस वक्त ऐसा दिखाई दे रहा है। किस नजरिए से आप देखते हैं, जरा इसकी व्याख्या चाहता हूं, करिए। राजू जी, मुझे लगता है मैं आपके चैनल पर ही कई बार कह चुका हूं, आज फिर दोहरा देता हूं। कांग्रेस को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, उसे न नरेंद्र मोदी की जरूरत है न अमित शाह की। मैं जो शेर हर बार पढ़ता हूं कांग्रेस के लिए, फिर पढ़ देता हूं। हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। तो कांग्रेस खुद अपनी दुश्मन है। आज पवन खेड़ा जी कह रहे हैं कि माननीय मोदी जी को वहां होते जहां होना चाहिए था।
तो भाई वहां होते जहां होना चाहिए था। आप 10 साल सरकार में थे, चलिए 2002 से गिन लेते हैं 2014 तक, 12 साल और रहे सत्ता में, तो वहां क्यों नहीं भेज पाए आप? राजस्थान में एक नृशंस हत्या पर सरकार की बर्खास्तगी की मांग भारतीय जनता पार्टी करती है, अभी उदयपुर की घटना में इतने बड़े बड़े जुलूस निकाल देती है, और वहां गोधरा से लेकर और एहसान जाफरी तक 2-2.5 हजार लोगों की हत्याएं हो जाती हैं, कोई जिम्मेदार नहीं। अब तो चूंकि अदालत ने बरी कर दिया तो हम भी सीधे कोई आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन कांग्रेस ने जो गलतियां उस दौर में की, उस 2004 से 14 तक के दौर में, उसके लिए आज पवन खेड़ा ये कहें वहां होना चाहिए था तो वहां भेज देते तो देश को ये दिन आज नहीं देखना पड़ते। एक बात, कांग्रेस बदली हुई है, इस बात से मैं सहमत हूं आपकी। राहुल गांधी की अन्य मनस्यता का खामियाजा भी पार्टी भुगत रही है इतने दिनों से। 2019 की हार के बाद से रूठे हुए राजकुमार की तरह वे को भवन में बैठे हैं। दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में प्रमुख विपक्षी दल बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष के होगा क्या राजीव जी? किसी भी देश में जहां भी 2 पार्टियां, 4 पार्टियां, 10 पार्टियां इस तरह के लोकतांत्रिक तरीके से राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय होंगी, क्या कोई दल ऐसा हो सकता है जिसमें मुखिया ही नहीं हो 3 साल से? अब बदलाव दिखाई दे रहा है उदयपुर शिविर के बाद, चिंतन शिविर के बाद। और जो सबसे बड़ा औजार है आज के इस युग का सार्वजनिक जीवन में, चाहे धर्म क्षेत्र के लोग हों, राजनीति के लोग हों, पत्रकार हों, सबसे बड़ा औजार है सोशल मीडिया और मीडिया। कांग्रेस वर्षों तक सोई रही थी। मैं बार बार कहता हूं कि जब नरेंद्र मोदी के करोड़ों फॉलोअर ट्विटर पर हो चुके थे, तब तक राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल नहीं बना था। मैंने आज से 4 साल पहले वर्धा में सेवाग्राम में अपने भाषण में भी ये बात कही थी। तो अब जो उन सारे औजारों के साथ वो मैदान में उतरी है, आप बर्छी ढाल कृपाण से इस युग में लड़ाई नहीं लड़ सकते। लड़ाई इस युग के ही हथियारों से लड़ना होगी। तो जब जयराम रमेश, पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत जैसे लोग अब आक्रामक होकर सीधे सीधे उनको ही तुलसी बतुलसी जवाब दे रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो धीरे धीरे कांग्रेस का मनोबल बढ़ रहा है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा राजीव जी, कांग्रेस पार्टी में, उसके राष्ट्रीय नेतृत्व में निरंतरता का अभाव है। अगर वो अभाव बना रहा, ये निरंतरता टूट गई, अभी 2023 में कई राज्यों में चुनाव है, उससे पहले इस साल भी चुनाव है, फिर 24 में लोकसभा चुनाव है। राहुल गांधी और उनकी पार्टी अगर ये पेस बनाए रखेंगे तो शायद कुछ उम्मीद हो सकती है। हमें उनकी हार जीत से कोई लेना देना, लड़ाई हमारी चिंता सिर्फ देश को इस फांसीवादी विचार से, इस विचार से, सांप्रदायिक विद्वेष से बचाने की लड़ाई है। अगर कांग्रेस पार्टी उसमें जिस सिविल सोसाइटी की बात डॉक्टर सुनीलम कर रहे हैं, ये लड़ाई सिविल सोसाइटी लड़ रही थी, जो लड़ाई आज की तारीख में जयराम रमेश और पवन खेड़ा लड़ रहे हैं, जैसे स्वतंत्र चेता लोग लड़ रहे थे, कांग्रेस भी अगर उससे लड़ेगी तो देश, समाज, लोकतंत्र और संविधान को बचाने की ये कोशिश है शायद। जी राजीव जी। जी डॉक्टर सुनीलम, कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगातार पिछले 8 साल से तो सुनते आ रहा हूं, उससे पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी, कि कांग्रेस जो है ये एनजीओज को खूब फायदा पहुंचा रही है। यहाँ बिल्कुल सोनिया गांधी को लेकर के भी कि विदेशी लोगों की यहाँ काफ़ी कहें तो उनके व्यवसाय काफ़ी फल फूल रहे हैं, बहुत सारी बातें। और अब जिस प्रकार तीस्ता सीतलवाड़ को लेकर के कहा जा रहा है, बहुत सारी बातें आगे भी आएंगी, ये तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं। और एक छवि गढ़ने की कोशिश हो रही है कि कांग्रेस ने देश की नहीं बल्कि विदेशी लोगों की ज़्यादा मदद की है। क्या ऐसा आरोप जो कांग्रेस पे है, जरा समझना चाहूंगा मैं, आप कोई कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं हैं कि मैं आपसे ये पूछूं, लेकिन जरा समझना चाहूंगा जो आरोप है उस आरोप के हिसाब से और जो राजनीतिक पटल पे हम लोग देखते आ रहे हैं उस हिसाब से, क्या ऐसा है कि कांग्रेस ने
एनजीओज को काफी आगे बढ़ाया और आज उसी एनजीओ के जरिए कांग्रेस को घेरने की कोशिश हो रही है। बीजेपी कोशिश कर रही है। तीस्ता सीतलवाड़ का नाम लेकर के 30 लाख रुपए का आरोप आज जैसे लगा रहे थे संबित पात्रा और कह रहे हैं कि ये तो पहली किस्त थी, अभी कितने पैसे और दिए गए सोनिया गांधी की तरफ से और इनके जरिए यानी कि अहमद पटेल के जरिए। ये क्या गुजरात चुनाव की शुरुआत या कहें बिगुल की शुरुआत जो होती है, मतलब बिगुल फूंक देना, बजा देना, ये वही है या कुछ आगे और देखेंगे? असल में देखिए, मैं तो एक तो ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं एनजीओ का आदमी नहीं हूं, इसलिए मुझे कोई बहुत इंटरनल जानकारी नहीं है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि देखिए, इन्होंने आकर के मतलब बीजेपी ने, एनडीए ने आकर के पूरे के पूरा जो सेक्टर था, एनजीओ सेक्टर, उसको खत्म करने के लिए इन्होंने उनकी फंडिंग को बंद करने का काम किया। उसके अंदर मुख्य क्या काम किया, एफसीआरए का जो कानून था उसके अंदर इन्होंने ये जोड़ दिया कि आप एनजीओ करते हुए आप सरकार का विरोध नहीं कर सकते, मतलब धरना प्रदर्शन करना जो है उस पर आपने रोक लगा दी। अब अगर मान लीजिए एनजीओ गरीबों के बीच में काम कर रहा है, महिलाओं के बीच में, आदिवासियों के बीच में काम कर रहा है और उसके पास में इतनी ज्यादा शिकायतें आती हैं, वो लिखता है, पढ़ता है, कलेक्टर के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, डिपार्टमेंट के साथ, कुछ नहीं होता, तो उसके पास विकल्प क्या है कि वो धरने पे बैठे या प्रदर्शन करे या रैली निकालने का काम करे। उसको पूरा इन्होंने बंद करने का काम कर दिया। तो एक बात तो ये है कि ये एनजीओ विरोधी है, और मैं जब एनजीओ विरोधी कह रहा हूं तो इसका मतलब इनका साफ है, ऐसा नहीं है कि पैसा आना बंद हो गया। विदेश का पूरा पैसा आएगा तो वो बीएचपी के पास जाएगा, वो अपने संघ के जितने जो इनके संगठन है उसके पास में जाएगा। तो अगर आप ये देखिए जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के अंदर जितना पैसा आ रहा है, 10,000 करोड़ अगर आया तो उसके अंदर से 95% पैसा बीजेपी के पास गया। उसी तरीके से इस समय जितना भी पैसा आ रहा है वो अधिकतर पैसा वो संघ के साथ जुड़े हुए, बीजेपी के साथ जुड़े हुए एनजीओस के पास में जा रहा है। तो जो एनजीओस लगातार अरसे से काम कर रहे थे, उन एनजीओस के साथ में कांग्रेस पार्टी एक रैपट बना करके रखने का कोशिश करती रहती है। उन्होंने अपना एक राजीव गांधी फाउंडेशन बना रखा है, वो आज का नहीं है, वो बहुत पुराना है। उसके माध्यम से वो लोग अपना काम करते रहते हैं। तो इसलिए उससे में कोई मतलब आरोप में कोई ये दम नहीं है ना। कांग्रेस पार्टी को जो काम करना है वो खुद कर सकती है, उसके पास कोई संख्या की कमी थोड़ी है। मतलब इतनी बड़ी पार्टी है तो उसके पास में इतना पुराना उसका इतिहास है, तो उसको ये थोड़ी है कि एनजीओ के 50, 100, 200 लोगों की उसको जरूरत है कोई भीड़ बढ़ाने के लिए, है ना। और जो एनजीओ के लोग हैं वो कोई पॉलिटिकल पार्टी का काम तो कर नहीं सकते हैं। अगर वो करेंगे तो सिविल सोसाइटी के तौर पर उनकी जो पहचान रहती है वो उसके अंदर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो मेरे को ये लगता है कि ये मामला केवल जो बात मैंने पहले कही थी मैं उसको रिपीट करता हूं कि उसको बदनाम करने के लिए, क्योंकि सिविल सोसाइटी इनको प्रमुख दुश्मन के तौर पर दिखलाई पड़ रहा है। इनको लग रहा है कि हम पॉलिटिकल पार्टी को, अपोजिशन को हम दबा सकते हैं, कुचल सकते हैं, बदनाम कर सकते हैं। ईवीएम हमारे पास है, सरकारी मशीनरी हमारे पास है, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और मैं ये भी बता सकता हूं कि वो ढूंढ भी नहीं पाएंगे। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, क्योंकि मैं किसान आंदोलन का कार्यकर्ता हूं और मैं देख रहा हूं जो मजदूर आंदोलन जैसे डेवलप हो रहा है। मैं ये देख रहा हूं कल ही जो है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने लोग हैं जो बच्चे एडमिशन वो देते हैं, परीक्षाएं देते हैं और जो सालों से परीक्षा दे रहे हैं, उन लोगों ने कल बहुत बड़ा प्रदर्शन जंतर मंतर में किया था। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो बेरोजगार युवा है वो बहुत बड़े पैमाने पर देश के अंदर एकजुट हो रहा है। और आपको थोड़े समय के अंदर, अगले 6 महीने के अंदर आपको मास मूवमेंट बहुत बड़े लेवल पे किसानों का, मजदूरों का, युवाओं का आपको सड़कों के ऊपर दिखलाई देने वाला है। और ये कोई और नहीं करेगा, ये सिविल सोसाइटी के लोग करेंगे, जन आंदोलनों के लोग करेंगे। इसलिए हमला जो है वो तीस्ता सतलवाड़ पर है, मेधा पाटकर पर है, हिमांशु कुमार के ऊपर है। मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूं। मेरा कहना यह है कि देखिए, कांग्रेस को जो सोचना पड़ेगा वो ये है, जब गुजरात का चुनाव हो रहा था तब मैं वहां पर माफ करें, आपको एक ब्रेकिंग दे रहा हूं। ममता बनर्जी से विवाद के बाद आप जगदीप धनखड़ होंगे एनडीए से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। जगदीप धनखड़ आप जानते हैं इस वक्त पश्चिम बंगाल के
राज्यपाल हैं, अब राज्यपाल पद से उन्हें त्यागपत्र देना होगा और सीधे अब जगदीप धनखड़ जो हैं वो उपराष्ट्रपति पद के एनडीए की तरफ से यानी सत्तारूढ़ दल की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित कर दिए गए हैं। बीजेपी संसदीय बोर्ड ने धनखड़ के नाम पर मुहर लगाई है और पश्चिम बंगाल के इस वक्त राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। अब ममता बनर्जी के साथ आप जानते हैं कि विवादों में हमेशा रहे हैं, सुर्खियों में रहे हैं विवाद के कारण, और अब एक नए उपराष्ट्रपति के रूप में इस राज्यपाल के पद पर विराजमान जगदीप धनखड़ को आप देखेंगे तो अब पश्चिम बंगाल से सीधे पहुंचेंगे जगदीप धनखड़ दिल्ली, और अभी चुनाव बाकी है दोस्तों, और विपक्ष की तरफ से कौन आने वाला है ये भी दिलचस्प होगा। लेकिन डॉक्टर सुनीलम, चूंकि ये एक ब्रेकिंग न्यूज है और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं धनखड़ साहब, लगातार ममता बनर्जी और इनमें जोर आजमाइश जो कहें वो हम देखते रहते हैं, और अब यहाँ एक दूसरी लड़ाई जो है वो उपराष्ट्रपति पद के लिए भी लड़ने के लिए वो तैयार दिखाई दे रहे हैं। अभी ये सूचना मिली है जो आप लोगों तक है। माफ करें, बीच में आपको रोकना पड़ा था, आप अपनी बात को आगे रखिए और चाहें तो इस पर भी कुछ अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। बिल्कुल, मैं बहुत शॉर्ट में रखता हूं क्योंकि समय भी हो रहा है। मैं केवल एक बात ये कहना चाहता हूं कि ये धनखड़ जी को अक्षमता का मतलब ये है कि उनसे जो वो ऑपरेशन की उम्मीद कर रहे थे कि ममता बनर्जी को ठीक ठाक वो कर देंगे, नहीं तो लॉ एंड सिचुएशन बता करके उस सरकार को भंग करने का काम करेंगे, तो ये बंदा तो इनफेक्टिव निकला, किसी काम का नहीं निकला, इसलिए वहां से हटाएंगे और अब किसी ऐसे व्यक्ति को भेजेंगे। ये जो वीके सक्सेना टाइप जो है, आपको वीके सक्सेना जो है जैसे दिल्ली के अंदर भेजा हुआ है, वीके सक्सेना को इसलिए भेजा हुआ है कि वो शुरू से है ना, मतलब अडानी का आदमी रहा, वो तो है ही है, मेधा पाटकर के हमले के अंदर शामिल रहा, उसके ऊपर केस आज भी चल रहा है, उसको जो है पुरस्कृत करने के लिए उन्होंने जो है खादी के ग्राम उद्योग का अध्यक्ष बना दिया, अब वहां पर पहुंचा दिया। तो मतलब ये है कि जगह खाली करनी थी उनको कि एक ऐसे हम राज्यपाल को लेके आए जो ममता बनर्जी को ठीक नहीं कर पाया, जो ठीक कर पाए, क्योंकि मोदी जी ने पूरी ताकत लगा ली, उनकी पूरी पार्टी ने ताकत लगा ली, वो ठीक नहीं कर पाए। राज्यपाल महोदय ने पूरी कोशिश कर ली, वो ठीक नहीं कर पाए। तो एक तरीके से मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली तो उनका प्रमोशन हो गया, लेकिन पॉलिटिकली उनका डिमोशन हो गया। ये बात मेरी समझ कहती है। खैर, मैं जो बात कह रहा था मैं उसके ऊपर आता हूं, मैं उसे समाप्त करता हूं 2-3 लाइन में। मेरा कहना यह है कि कांग्रेस को ये देखना पड़ेगा कि हम जब गए थे उस समय जो है, जब जिग्नेश मेवानी चुनाव लड़ रहे थे, इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, कांग्रेस ने सीट छोड़ी थी, बड़ा काम किया था, अपनी ट्रेडिशनल सीट को छोड़ा था। उस समय आपको ऐसा लग रहा था कि इस समय तो भाजपा हार जाएगी और सरकार बन जाएगी। गुजरात में हम जहां पर भी गए, अब सवाल ये है कि वो माहौल किसने बनाया था? अगेन वो माहौल बनाया हुआ था जो है अभी जो जय पटेल का, मेघवानी का, अल्पेश ठाकुर का, ये ट्रायो का माहौल बनाया हुआ था उस समय। ठीक है, अब आपने क्या किया? कांग्रेस पार्टी संभाल के नहीं रख पाई, अब वो पटेल चला गया, अल्पेश तो पहले ही चले गए, अब जिग्नेश इनके पास में है ना। आप इनके पास में इन्होंने जो लोग रखे भी हुए हैं, जो कन्हैया चला गया, इतनी डिस्क्रेडिट उसको उसके जो समर्थकों के बीच में मिली, उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि कांग्रेस पार्टी जो अपनी खुद की उसकी जो एनर्जी है उसको नहीं कर पाती, और ग्राउंड के अंदर मेरा तो सीधा, हम लोग तो संघर्ष वाले हैं तो एक ही फॉर्मूला जानते हैं कि अगर केवल इतना घोषणा कर दें कि जो मुद्दे हैं, बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए हैं गुजरात के अंदर, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है उसको जनता ने अपने लड़कर के गुजरात में रोकने का काम किया है, सब मुद्दों को लेकर के, किसानों के बहुत बड़े मुद्दे हैं, किसानों के बड़े तगड़े संगठन वहां पर काम करते हैं। आप मैदान में उतर जाइए, आप जेलें भरने का काम कर दीजिए, एक बार अगर ये काम शुरू करेंगे आपको पूरा का पूरा रिजल्ट पलट जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि पवन खेड़ा जी के बयान से या कोई के भी बयान से पॉलिटिक्स ग्राउंड पे कुछ बदलती है, तो एक्चुअली बदलती नहीं है, ग्राउंड के ऊपर ग्राउंड की ही पॉलिटिक्स करनी पड़ती है। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। जी राजेश जी। बिल्कुल डॉक्टर सुनीलम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन एक आशा की किरण आप साथ साथ यहाँ दिखा भी रहे हैं कि अगले 6 महीने में एक मास मूवमेंट आप देखेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है, कोई भी शुरुआत करे लेकिन करे जरूर। बाकी चीजें भी काम की होती हैं, ओज पूर्ण अगर आप भाषण देते हैं तो वो भी कई बार काम के लायक होता है। लेकिन एक बार चलेंगे फिर से मीनू जी आपके पास, आप अपनी बात रख रही थी, वीडियो आपका भी और अमलिंदु जी का भी डाउन है, लेकिन फिर भी समझना चाहूंगा माफी के साथ कि
बीच में आपको रोकना पड़ गया था। रोकना नहीं, आप ही रुक गई थी। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपनी बात को रखिए उन्हीं सवालों के साथ फिर से आपके पास, किस रूप में आप देख रही हैं पूरे इस घटनाक्रम को जो आज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर कांग्रेस फंस गई है या बीजेपी फंस गई है। तीस्ता सीतलवाड़ के नाम पर बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस ने जैसा पलटवार किया है वो इससे पहले कभी नहीं दिखाई दिया, क्योंकि पवन खेड़ा के एक एक शब्द बहुत कुछ बयां करते हैं। हालांकि एक ये भी सवाल है कि हाँ, आप 10 साल सरकार में थे और चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। 2014 के बाद की परिस्थितियां जो उत्पन्न हुई हैं उसके लिए आप भी शायद जिम्मेदार हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी राजीव जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ हाँ जी। हाँ, तो देखिए, इसमें मैंने अभी आपको बताया कि एक इंटरनल सर्वे की जो बात है वो एक बहुत बड़ा जबरदस्त वहां पे हड़बड़ाहट और बौखलाहट मची हुई है पार्टी के अंदर। इसमें दूसरा जिसको कहते हैं ना कोड़ में खास, दूसरी ये हो रखी है वहां पे कि ग्रुपिज्म, जो बीजेपी के अंदर आपने कभी सुनी नहीं होंगी ऐसी बातें, लेकिन गुजरात के अंदर वहां ग्रुपिज्म बहुत पीक पे है इस वक्त भाजपा के अंदर। वहां पे आनंदीबेन का एक अलग ग्रुप बना हुआ है, रूपाणी का एक अलग ग्रुप बना हुआ है, नितिन पटेल का एक अलग ग्रुप बना हुआ है। और इस वक्त क्योंकि देश की राजनीति में और अंतरराष्ट्रीय राजनीति और शाह बहुत बुरी तरह से उलझे हुए हैं, इसलिए वहां ग्रुप आपस में जबरदस्त उसको कंट्रोल करने में असफल है। बिल्कुल इंटरनल वहां की जो राजनीति बता रही है, तो वो चीज है ना, कोविड का जो मिसमैनेजमेंट था वो एक बहुत असंतोष है वहां पे, और वो चीज उसकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो रिसेंटली जो अभी आज यहाँ पे जो फ्लडिंग हुई है शहरों के अंदर, उसमें अहमदाबाद में मेरे पत्रकार मित्र ने खुद बताया कि वहां पे लोग कॉलोनीज की जो BMW और मर्सिडीज कारें जो डूब गई हैं, उनको बोल रहे हैं कि तुमने दिया था वोट बीजेपी को, हमें मरवा दिया। और जो छोटा व्यापारी है उनके व्यापार दुकानें डूब गई हैं बिल्कुल पानी के अंदर। और आप देखिए गुजरात जो इनकी अस्मिता का प्रतीक है, मोदी और शाह की, परेशान है, बारिश में पानी के अंदर डूबा हुआ है गुजरात, लेकिन इनको इतनी फुर्सत नहीं मिली है अभी तक वहां जाने की, वहां उनके दुख दर्द को साझा करने की। बहुत जबरदस्त इस बार, अब ये पता नहीं है कि इस बाढ़ की वजह से ये जो आक्रोश है जनता के अंदर, अहमदाबाद शहर की बात बता रही हूं मैं, और शहरों में भी कितना होगा ये आक्रोश जहां पे लोग बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। तो अगर उनको वहां मिलने की, वहां उनको दुख दर्द बांटने के लिए वो इस टाइम वहीं नहीं जा पा रहे हैं, तो वहां पे कब जाएंगे वो? कायदा तो ये था कि अगर प्रधानमंत्री नहीं जा पाते हैं तो एटलीस्ट अमित शाह तो जाते हैं वहां, और उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वहां बहुत भयंकर आक्रोश है। ये इलेक्शन तक सस्टेन कर पाएंगे वो एक देखने वाली बात होगी। लेकिन सुना यह भी जा रहा है कि दिवाली के आसपास चुनाव कराने की तैयारी है। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी की पदयात्रा, जो भारत जोड़ो पदयात्रा है, उसको भी प्रीपोन कर दिया गया है। 2 अक्टूबर से के बजाय उसको पहले किए जाने की तैयारी हो रही है। उसका कारण भी यही है कि इलेक्शन जो है दिसंबर के बजाय उससे पहले होंगे, और करना भी जरूरी है। देखिए श्रीलंका का भूत, डेमोक्रेसी की तलवार लटकी हुई है केंद्र सरकार के ऊपर। बात में ये विषय एक आम चर्चा का विषय है कि हिंदुस्तान में श्रीलंका होने वाला है। तो इससे पहले कि श्रीलंका हो, या श्रीलंका होने की शुरुआत हो, जो पॉलिटिकल विजडम कहती है, तो वो यही कहती है कि मोदी जो है वो दिवाली से पहले इसको निपटाना चाहेंगे, इसका फायदा उठाना चाहेंगे कि ये जो आक्रोश है वो जनता का आक्रोश सड़कों पे उतरे, उससे पहले ही वो यहाँ फसल काट ले। लेकिन फसल कितनी कटेगी वो तो अभी बहुत दूर की कौड़ी है। रही बात इन दंगों के बारे में, जो ये बात आज आ रही है तीस्ता सीतलवाड़ और अहमद पटेल की, भाई आपने भी कहा कि जिंदा रहते तो उनकी ये सामने नहीं आई बात। जो अहमद पटेल है उन्होंने राज्यसभा का इलेक्शन लड़ा, उस वक्त कोई बात नहीं आई। कायदे में तो उस वक्त ये बात उठाई जानी चाहिए थी। उस वक्त आप अहमद पटेल के ऊपर उस वक्त आपको आरोपों की बौछार करनी चाहिए थी। और आज अहमद पटेल आज से नहीं, हमेशा से बहुत लंबे समय से कांग्रेस के ट्रेजरर रहे हैं और एक वहां जो हाई कमांड के एक विश्वस्त रहे हैं।
क्योंकि आज अहमद पटेल जिंदा नहीं है जवाब देने के लिए, तो बड़ा आसान होता है कि कुछ भी जूते मार लो। और कांग्रेस का तो वो है जेतो दोष नंद घोष, जो बांग्ला में एक कहावत है कि जितने भी दोष है दुनिया भर के वो सब नंद घोष के अंदर है। नंद घोष या कांग्रेस है, तो उनका यह है कि जो भी है कहे तो पब्लिक मान लेगी, जो जेतो दोष नंद घोष, और पब्लिक तैयार है एक्सेप्ट करने के लिए। क्योंकि अभी मैं ये नहीं कह रही हूं कि कांग्रेस में खामियां नहीं है, अभी भी पहले भी रही है और अभी भी है, जिनको दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। लेकिन माहौल को ऐसा बना दिया गया है, जैसे अभी सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर किसी का वश नहीं है। आप ट्विटर पे कंट्रोल कर लीजिए, चलिए ट्विटर पे छा जाएंगे आप, मतलब विरोधी पक्ष वाले, आप फेसबुक पे छा जाएंगे, आप व्हाट्सएप पे क्या करेंगे? ये जो नफरत की खेती, जो ये चरस बोई गई है, इसका एकमेव कारण व्हाट्सएप है। इसके पीछे व्हाट्सएप सबसे बड़ा दोषी है इस देश की बर्बादी का। जो मैं मतलब मेरा जो अपना वो है, क्योंकि व्हाट्सएप जो है एक जो कम पढ़ा लिखा 4 कक्षा पास 5 कक्षा पास बुजुर्ग भी हैं, वो भी मैसेज को पढ़ लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं वो भी। और इस काम में जो बीजेपी का डर्टीटिक्स डिपार्टमेंट है, उसको एक महारत हासिल है, जिसमें कि अभी जिसके बारे में अभी डॉक्टर पाठक ने बताया भी कि कांग्रेस बहुत पीछे रह गई, और वास्तव में पीछे रह गई। उन्होंने इस चीज को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। और जैसा मैं डॉक्टर पाठक की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आज के ही हथियारों से लड़ा जाएगा आज का युद्ध, तो उसमें आप कांग्रेस डेफिनेटली काफी आक्रामक है, ऑलमोस्ट एवरीडे उनके ऊपर प्रहार हो रहा है। अब अगेन अगर आप डॉक्टर पाठक की बात से सहमत हो, तो वास्तव में सोशल मीडिया पे जो कांग्रेस कर रही है वो सही कर रही है, क्योंकि आज पब्लिक को सड़क पे उतरने वाले का कोई वैल्यू नहीं है। सड़क पे उतरे या ना उतरे, उनको कोई वैल्यू नहीं है। और कांग्रेस उतरी है सड़क पे, गए भी है सड़क पे, महंगाई के खिलाफ भी आवाजें उठाई हैं। इतने बलात्कार हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, दलितों के, वंचितों की लड़कियों के, उसमें भी कांग्रेस ने आवाज उठाई है, लेकिन कोई असर नहीं है पब्लिक के ऊपर। तो इसलिए सोशल मीडिया की लड़ाई आई थिंक सो, क्योंकि समय के साथ बदलना पड़ेगा स्ट्रेटजी को, और आई थिंक सो वो चल रही है। और गुजरात तो जो है इस सोशल मीडिया की जन्मभूमि है, जो सोशल मीडिया का जो चुनावी युद्ध लड़ा जाता है। मोदी ने जो चुनावी युद्ध की अपनी शुरुआत की थी सोशल मीडिया से, वो गुजरात से ही की थी सबसे पहले। तो वो चीज वहां पे उसको उन्हीं के हथियार से बिल्कुल। मीनू जी अब रोकना चाहूंगा, अब समय चूंकि खत्म हो चुका है, लेकिन चलते चलते एक कमेंट जरूर रखना चाहूंगा। प्रीतम दुग्गल हैं जो कह रहे हैं कि डॉक्टर सुनीलम की बात से सहमत हूं कि संघर्ष जनता को ही करना पड़ेगा, तो विपक्षी दलों को भी साथ उतरना पड़ेगा। किसान आंदोलन इसका सबसे बड़ा सबूत है। तो जनता को ही नहीं बल्कि जनता और किसान, बिल्कुल सही बात है कि किसान आंदोलन जो है वो बहुत बड़ा और अभी अभी का, ऐसा भी नहीं है कि कोई इतिहास के पन्ने को पलट के देखने की जरूरत है, अभी अभी का उदाहरण है। और उस उदाहरण को अगर विपक्षी दल आत्मसात करें और फिर उसको सड़कों पर लेकर आएं, तो परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई देंगी। मैं थोड़ा सा यहां डिफर करूंगा मीनू जी आपकी बातों से कि सोशल मीडिया ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया के साथ साथ कांग्रेस को धरातल पर लगातार रहना होगा, लगातार। और उसका एक बहुत शानदार उदाहरण अभी पिछले दिनों तब देखने को मिला था, कांग्रेस का उदाहरण, जब ईडी के दफ्तर का चक्कर लगा रहे थे राहुल गांधी, और उस वक्त सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। अभी हो सकता है कि सोनिया गांधी जब ईडी के दफ्तर के चक्कर लगाएंगी तो फिर वहां भी हम देखेंगे, लेकिन सिर्फ आपके नेता जो हैं वो ईडी या इधर उधर चक्कर लगाएं तभी आप सड़कों पे रहें, ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि परिस्थितियां आपके सामने बहुत कुछ है जिसके लिए आपको सड़कों पे आना होगा। तो डॉक्टर सुनीलम की बात से मैं सहमत हूं, 100% सहमत हूं कि सड़कों पे आना होगा। और अगर विपक्षी दल नहीं तो जनता तो है ही, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और उदाहरण हम देख रहे हैं श्रीलंका में। तो बहुत सारी बातें हैं जो आगे भी हम करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मीनू जी, आपको भी बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुनीलम बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राकेश पाठक जी, अमरिंदु जी माफ करें आपसे सेकंड कमेंट नहीं ले पाया, लेकिन समय की कमी है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप चारों जुड़े और इस कार्यक्रम की शोभा आपने बढ़ाई। और साथ में हमारे बहुत सारे साथी लगातार अपनी बात, अपने विचार रख रहे हैं। कौशिक देव रॉय कह रहे हैं मीनू जी से पूछिए कि कांग्रेस कहां खड़ी है गुजरात में। मीनू जी कह रही थी कि कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ खड़ी है गुजरात में।
बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे आया है, मीनू जी जैसा अभी बता रही थी, उस हिसाब से कि 70 सीटें मात्र आ रही हैं बीजेपी को। पिछले चुनाव 2017 के चुनाव में आपको याद होगा कि बीजेपी के खाते में 99 सीटें गई थी, जबकि उस वक्त बहुत ही मजबूती के साथ कांग्रेस लड़ रही थी। और इस वक्त कहा जा रहा है कि कांग्रेस पिछली दफा से भी ज्यादा मजबूत स्थिति में है, इसीलिए बीजेपी अभी वहां पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्या रिजल्ट भी वैसा ही आएगा? ये एक बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि कोई भी, जैसे मीनू जी अभी बता रही थी कि कोरोना का मिसमैनेजमेंट हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे गरीबी हो, जितने भी जो भी है, इन सब से इतर जब जीत और हार की बात आती है तो जीतती एक ही पार्टी है और वो है बीजेपी। तो ये समझना होगा दोस्तों कि आखिर ऐसा होता क्यों है। क्या जनता सब कुछ मान के भी बीजेपी को ही वोट देती है या यहां कुछ और चक्कर है, समझिए। और जहां नहीं है वहां किसी भी प्रकार से, यानी एन केन प्रकारेण सरकार हमारी ही बनेगी, जैसी कि महाराष्ट्र में बना ली, जैसी कि कर्नाटक में बना ली, जैसी कि मध्य प्रदेश में बना ली, क्या वैसी ही सरकार बनेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो बहुत सारे सवाल हैं। सुरेश दलवी है हमारे साथ जो कह रहे हैं बीजेपी सरकार गई तो ईडी के आज के अधिकारी कसा जाएंगे। और सत्यमेव जयते लिख रहे हैं, डोंट वरी, गुजराती पीपल्स आर वेरी इंटेलिजेंट एंड नोज वेल वेरी नाउ अबाउट रंगा एंड बिरलाज। बिल्कुल। उसके अलावा आजम अंसारी हैं, राम नारायण मेघवाल जी कह रहे हैं मोदी जी को श्रीलंका जैसा डर सता रहा है। अफरोज आलम कह रहे हैं सर देश को एक जन आंदोलन की जरूरत है, जब तक जनता जागरूक होगी नहीं होगी तब तक आप जैसे चंद निष्पक्ष चैनल्स की डिबेट से कुछ नहीं होने वाला है। नहीं दोस्त अफरोज आलम जी, मैं आपकी बात से थोड़ा सा डिफर करता हूं, इत्तेफाक नहीं रखता हूं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आप जानते हैं। और बहुत ऐसे मौके आए हैं जहां पर सोशल मीडिया या हम जैसे चंद निष्पक्ष चैनलों के कारण ही बहुत सारी चीजें बदली हैं और बदल रही हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का भी प्रभाव पड़ता है। आप और हम अगर बैठ करके, कुछ चंद लोग ही सही बैठ करके, अगर कुछ चंद लोग मिल करके अच्छी बातें अगर करते हैं तो ये इन बातों का भी जो असर है वो दूर दूर तक पहुंचता है, इसलिए जरूरी है। शकील अहमद जी थैंक यू कह रहे हैं, थैंक यू राजीव जी, आपका अगेन अ वंडरफुल एंड फ्रूटफुल डिस्कशन अगेन। गुड नाइट शकील फ्रॉम दुबई। शकील जी बहुत धन्यवाद कि आप जुड़ते हैं, बहुत शुक्रिया। देशपाल सिंह चौहान जी कह रहे हैं देश अब घृणा से थक चुका है, अब तो देश आपसी प्यार से, सहयोग से देश पुनः मजबूत होगा। और जावेद इकबाल खान जी कह रहे हैं कि भाजपा सरकार ने देशवासियों को झूठ का ख्वाब दिखाकर अपने मित्रों का विकास किया, अब जनता के हाथ में कुछ नहीं रह गया है। चुनाव में ईश्वर ही सही फैसला कर सकता है। और सुरेश दलवी जी हमारे साथ, सैयद अब्दुल मुगनी हमारे साथ में हैं, कह रहे हैं कि होगी देश को आंदोलन की जरूरत है, यही होगा। और हलोल अलमेदा हमारे साथ जुड़ते हैं कुवैत से, गुड नाइट कह रहे हैं, आपको भी गुड नाइट। और साथ में सुरेश दलवी भी अच्छा विश्लेषण किया कह रहे हैं। और सैयद अब्दुल मुगनी कह रहे हैं अच्छा रोल पर ISI पर कायम रखना, क्योंकि वक्त बदलते हुए टाइम नहीं लगता। बिल्कुल, वक्त बदलते टाइम नहीं लगता। महिबुल्लाह जी कह रहे हैं राजीव भाई आप सही बात बोलते हैं, हम लोग जो अच्छे बात बोल रहे हैं ना, अच्छी बात बोलना चाहिए, तब तब उसी टाइम सबको मालूम हो जाएगा, मालूम होना चाहिए वो जो ये देश के लिए अच्छा है। बिल्कुल सही, क्योंकि सत्य पर कायम रहें, सच बात कहें। हो सकता है कुछ लोग ही हैं, सच कड़वा होता है, सच की बात जो होती है वो कई लोगों को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं आज न कल जो कहा जाता है ना, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, तो सत्य की जीत होगी। हम हो सकता है गलत, हम लोगों को उसका असर हमारे ऊपर गलत हो जाए, हो सकता है कि उसके कारण हमें झेलना पड़े, लेकिन सच के साथ रहिए। जो गलत है उसे गलत बोलिए, जो सही है उसे सही बोलिए। अफरोज आलम कह रहे हैं सर बेशक बूंद बूंद से समंदर बनता है, ऐसा बिल्कुल वही है। और आजम अंसारी जी हैं, आपसा खान गुड नाइट कह रही हैं, आपसा जी आपको गुड नाइट। राजा जी कह रहे हैं सर मचा दो
हमारी डिस्को हमें अपने ही दिस में। खैर, अख्तर रशीद हमारे साथ में, मोहम्मद मोईम सिद्दीकी भी हमारे साथ में है, जावेद इकबाल खान, आपके और आपके चैनल को संघर्ष के याद रखा जाएगा, बहुत धन्यवाद आपको जावेद भाई। और साथ में मोहम्मद नसीर आलम हैं, कह रहे हैं आपको हम हर दिन सुनते हैं, गोदी मीडिया पर भरोसा नहीं है। मोहम्मद निसार आलम जी, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कि आप हर दिन देखते हैं, सुनते हैं। मोहम्मद निसार आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं मीडिया वालों से निवेदन है कि प्लीज प्लीज हमारे देश को बचा लो, हम अपने देश में ही डर लगने लगा है, हमारे देश में ही डर लगने लगा है, कुछ ऐसा लगने लगा है कि रोना आता है। राजा जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, परिस्थितियां बिल्कुल इस वक्त वैसा ही है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, डटकर मुकाबला कीजिए। अफरोज आलम भी हमारे साथ में है, गुलशन गुलाटी हैं, बाय, थैंक यू गुलशन गुलाटी जी, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, आप जुड़ते हैं, अपनी बात रखते हैं। जुनैद अहमद हैं, गुड सर कह रहे हैं, जावेद इकबाल, झूठ का चिराग एक दिन जरूर बुझेगा लिख रहे हैं। राजा जी कह रहे हैं कि कब तक हमारे देश में हिंदू मुस्लिम, सर पूछना चाहता हूं मैं, हम सब भाई भाई आपस में क्यों लड़ते हैं, हमें अपने देश को बांटने नहीं देना चाहिए, बंटने नहीं देना चाहिए, हमारा देश गुलदस्ता था, गुलदस्ता है, गुलदस्ता रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। प्रशांत एस कंगाली कह रहे हैं गुड न्यूज एनालिसिस करते हो आप, बहुत धन्यवाद प्रशांत जी कि आप जुड़ते हैं और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप लोग कमेंट करते हैं। प्रशांत एस कंगाली, बहुत धन्यवाद आपको। और मिगुएल गोंसाल्विस कह रहे हैं वेरी नाइस एक्सप्लेन्ड ऑल 4 पैनलिस्ट, थैंक यू वेरी मच मिस्टर गोंसाल्विस कि आप जुड़े और आपको प्रोग्राम अच्छा लगा। मिगुएल गोंसाल्विस हमारे साथ जुड़े हुए थे। दुर्गा शंकर पुरोहित, दुर्गा शंकर जी गुड सर कह रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपको, बहुत शुक्रिया। MS खान हैं, आपको भी हम रोज सुनते हैं। MS खान भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आप रोज सुनते हैं हम लोगों को। और अमर बहादुर यादव कह रहे हैं राजू सच्चाई साहब, सच्चाई की जीत, बिल्कुल सही बात है, सच्चाई की जीत होती है और वही होगी। अफरोज आलम भी हमारे साथ हैं, बने हुए कि बूंद बूंद से सागर बनता है, घड़ा भरता है। और ऐसे ही MS खान हैं, जुनैद अहमद हमारे साथ हैं, जावेद इकबाल खान हैं, जो कह रहे हैं कि पूरी टीम को बहुत बहुत सलाम, पूरे देशवासियों को दिल से दुआ करता हूं कि बेहतर होगा, भरोसा रखें ईश्वर पर, बिल्कुल सही बात है। और के सिन्हा जी कह रहे हैं मेरा भी बोल दीजिए, ये मेरा कमेंट नहीं है। के सिन्हा साहब, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा जी आपका पूरा नाम मैं जानता हूं और आप जुड़े हैं हमारे साथ, अपनी बात अपने विचार रख रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपको, बहुत शुक्रिया। MS खान है जो कह रहे हैं देश, मेरा देश महान था और महान रहेगा। सैयद मकसूम जी हैं, मदीना का मुसाफिर भी हमारे साथ हैं, जो कह रहे हैं कि थैंक्स, गुड नाइट, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर कह रहे हैं, आपको भी शब्बा खैर। और भीम कांता फोखरेल कह रहे हैं नमस्कार, आपको भी नमस्कार भाई। सैयद मकसूम पाशा कह रहे हैं देश को आजादी की तरह का आंदोलन की जरूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई एम डॉक्टर लिख रहे हैं कि सच्ची न्यूज के लिए आपको दिल से सल्यूट, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आई एम डॉक्टर कि आप जुड़े हुए हैं। मोहम्मद निसार आलम भी हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी भाई भाई हैं, जय हिंद कह रहे हैं। गुलशन गुलाटी, थैंक्स फॉर नॉट रीडिंग माई कमेंट्स, नहीं भाई साहब गुलशन गुलाटी जी, इसके लिए थैंक्स मत बोलिए, आपका कमेंट मैं पहले भी पढ़ा हूं और कई बार जब आप कमेंट कर रहे थे उस वक्त पैनलिस्ट चूंकि अपनी बात रख रहे थे इसलिए उस वक्त नहीं पढ़ पाया, लेकिन बाद में मैंने आपको बहुत धन्यवाद कहता हूं कि आप जुड़ते हैं। गुलशन भाई आप जुड़ा कीजिए, अपनी बात रखिए और बहुत सारे पॉइंट्स आपकी बातों से, आप तमाम लोग जो जुड़ते हैं यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, डिबेट को, डिस्कशन को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है। आप लोगों से जो पॉइंट्स मिलते हैं, जो बातें मिलती हैं, उससे कई बार कई सारे सवाल खड़े होते हैं जो मैं आपके जरिए अपने पैनलिस्टों से पूछता हूं। इसलिए आप लोग जुड़ा कीजिए। गुलशन गुलाटी जी, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जुड़ते हैं, अपनी बात रखते हैं, आप लोग रखा कीजिए। राजा जी कह रहे हैं सर एक बार आपको गले लगाने को जी चाहता है, आप बहुत गुड हैं, वेरी गुड हैं, वेरी गुड हैं। आप जब भी आएंगे बिल्कुल गले लगेंगे राजा जी और मुझे भी अच्छा लगेगा। अब्दुल कयूम हाय लिख रहे हैं, आपको भी हाय। MA इकबाल राही कह रहे हैं सर यू आर द बेस्ट इंडियन सिटीजन। आप भी इकबाल भाई की आप लिख रहे हैं बेस्ट, आप समझ रहे हैं, आप भी बेस्ट हैं। और नियर मोहम्मद निसार आलम कह रहे हैं धीरे धीरे जुड़ते जाइए, कारवां बनता जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ऐसे ही सही राम कह रहे हैं कि चिन्निया
चीनिया सताई की जीत होती है। आपको धन्यवाद सर, बिल्कुल आपको भी बहुत धन्यवाद। हमेशा सत्य की जीत होती है, लेकिन बहुत संघर्ष करना पड़ता है। एम एस खान कह रहे हैं, ज्ञान एस भी हैं, जय हिंद कह रहे हैं। गुलशन गुलाटी कह रहे हैं, आई एम क्लोजिंग यू, अदरवाइज रीड माई कमेंट्स। गुलशन गुलाटी जी, मैं तो लगातार आप पे ही बात कर रहा हूं और आपके कमेंट को तो पढ़ता ही हूं। आप पे ही तो कह रहा था कि आप जो पॉइंट्स देते हैं गुलशन गुलाटी जी, वो पॉइंट्स काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप लिखा कीजिए। अफरोज आलम कह रहे हैं, सर अब वक्त आएगा जब आ गया है कि विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, नहीं तो देश श्रीलंका बन जाएगा। और अरशद जमाल कह रहे हैं, आपको सलाम करता हूं, आपको भी सलाम करता हूं अरशद जमाल भाई। और नादिर हाय कह रहे हैं, अफरोज आलम भी हैं, डीसीएफ सदब भी हमारे साथ, आप सही हैं सर कह रहे हैं। आई एम डॉक्टर भी हमारे साथ, एम एस खान। और गौरी शंकर कह रहे हैं, राजीव जी आपको भी मेरा नमस्कार। गौरी शंकर जी आपको बहुत बहुत नमस्कार कहता हूं। इदरीश अली है, आपको सलाम कह रहे हैं, आपको भी सलाम। असलम चिश्ती भाई कह रहे हैं, बेहतरीन चर्चा राजीव जी। असलम भाई आप जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आप जुड़ा कीजिए ऐसे ही। अंकुश यादव हैं, कह रहे हैं दिल की बात होती है पर दिल में नहीं होती। बहुत सही कह रहे हैं आप। दुर्गा शंकर पुरोहित कह रहे हैं कि सर आपकी टीम को सलाम, आप सही बोलते हैं, भाजपा हटाओ से संविधान बचाओ कह रहे हैं। गुलशन गुलाटी सॉरी कह रहे हैं। और फजलुल करीम भी हैं, ईवीएम पर एग्रीमेंट हो गया था क्या बीजेपी और कांग्रेस का। और राजीव आजमी हैं, बाय कह रहे हैं। मोहम्मद निसार आलम हमारे साथ बने हुए हैं। इब्राहिम बिलीमोरिया भाई सलाम आपको कह रहे हैं। इब्राहिम बिलीमोरिया आपको भी बहुत बहुत सलाम। और कैलाश शर्मा जय श्री राम कह रहे हैं, कैलाश भाई जय श्री राम आपको भी। और ज्ञान एस कह रहे हैं, नेता हमें आपस में लड़ाएंगे, हमें हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति नहीं चाहिए। जावेद इकबाल खान गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड डिबेट कह रहे हैं। श्री चंद्र प्रकाश चंद्र यादव कह रहे हैं, सत्यमेव जयते। और असलम भाई कह रहे हैं, असलम चिश्ती कह रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है राजीव जी, अपना कीमती वक्त निकालकर डीवी लाइव को देता हूं। जी असलम भाई बिल्कुल सही, मैं समझता हूं कि आप लोग सब इतने बिजी हैं और वो भी शाम 7 बजे का समय सबके लिए व्यस्त समय होता है, उसमें से आप लोग निकाल करके आते हैं और इस चर्चा में भाग लेते हैं। इसके लिए दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आप सबका कि आप लोग जुड़ते हैं, अपनी बात अपने विचार रखते हैं, ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि आप कमेंट करते हैं। आप लोग कमेंट वही लोग कर सकते हैं जो पूरी डिबेट को सुने, पूरी चर्चा को सुने। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग पूरी चर्चा सुनते हैं, इससे अच्छा हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों का इतना प्यार मिलता है, इतना स्नेह, इतना दुलार मिलता है, वो हम उसके लिए शुक्रिया बहुत कम, बहुत छोटा शब्द हो जाता है। मैं समझता हूं कि जो कुछ हम कह रहे हैं बहुत कम कह रहे हैं, लेकिन बात यही है कि आप जुड़िए हमारे साथ, अपनी बात रखिए और इस डिबेट में, इस डिस्कशन में आप भी हमारे साथी बनिए। एम एस खान भी हमारे साथ, मोहम्मद मुबीन सिद्दीकी भी हमारे साथ हैं। मुबीन सिद्दीकी कह रहे हैं, आप जैसे पत्रकारों को दिल से सलाम, ईश्वर आप सबको रक्षा रखें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, रक्षा करें, आप सबकी भी ईश्वर रक्षा करें। नरेंद्र सिंह हेलो कह रहे हैं। श्री चंद्र यादव कह रहे हैं, सत्यमेव जयते के बजाय जय श्री मोदी जी होती। और फिर गोलम कबीर भी हैं, झूठ दुकान खुल गया है बीजेपी के सरकार में और ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अल्लाह पाक का जब लाठी चलता है तब आवाज नहीं आती, देखना आगे जब अल्लाह की लाठी बहुत जल्द चलेगी। और नरेंद्र सिंह नमस्ते सर कह रहे हैं, नरेंद्र जी आपको भी नमस्ते। गुलशन गुलाटी कह रहे हैं, आई स्टार्ट कमेंटिंग राइट फ्रॉम बिगिनिंग बाय लिख रहे हैं गुलशन गुलाटी जी, बिल्कुल मैं तो कह ही रहा हूं आपको। और इदरीश अली कह रहे हैं, आप जैसे पत्रकार की बहुत जरूरत है। और असलम चिश्ती कह रहे हैं, कमेंट ना भी लिख पाए मगर चर्चा बराबर सुनते हैं। जी बिल्कुल। और फजलुल करीम भी हमारे साथ। अब दोस्तों, अब आप लोगों से विदा लेने का समय आ गया है, मैं आप सबसे विदा चाहता हूं। और अब कल रविवार है, कल संडे है, कल तो मुलाकात नहीं होगी। मुलाकात होगी हमारे वीकली प्रोग्राम घूमता हुआ आईना के साथ, जो शाम 7 बजे आप सबके लिए हाजिर होगा। लेकिन सोमवार फिर 7 बजे ऐसे ही कुछ पैनलिस्ट साथियों के साथ में। सोमवार को बहुत सारे घटनाक्रम है दोस्तों। सोमवार को यानी 18 तारीख को देश में राष्ट्रपति का चुनाव है, मानसून सेशन शुरू हो रहा है और साथ में बहुत सारी गहमा गहमी है सोमवार को। इसलिए सोमवार को शाम का प्रोग्राम देखना मत भूलिए, जरूर देखिए, जरूर जुड़िए हमारे साथ में बहुत कुछ। और इसके साथ साथ अपडेट आप लोग जान ही गए हैं कि
सत्ता पक्ष यानी बीजेपी एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ को, जो इस वक्त राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के, उनको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। तो इस अपडेट के साथ आप सबसे विदा चाहता हूं। कल घूमता हुआ आईना देखिए, न्यूज ऑफ द वीक, और परसों शाम फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।